सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो दूसरी ओर लंबे लॉकडाउन से आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये एक बड़ी चुनौती भी है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लॉकडाउन जितना लंबा होता जा रहा है, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उतना ही गहराता जा रहा है। करोड़ों दिहाड़ी मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं और देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। इस बीच ये भी साफ है कि कोरोना महामारी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में कारोबार कितने वक्त तक ठप रखा जा सकता है और इसके कितने गंभीर नतीजे होंगे? क्या हमें कोरोना के बचाव के साथ ही बीच का रास्ता निकालना चाहिए? आज हस्तक्षेप में इन्हीं सभी मुद्दों पर सवाल और जवाब तलाशेंगे। देश भर में अब तक 35,447 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 1160 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित 15 राज्यों के हालात की ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,498 हो चुकी है, जबकि 459 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरे पायदान पर गुजरात है, जहां कोरोना संक्रमण के 4,395 मामले सामने आए हैं। गुजरात में मरने वालों की संख्या 214 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां 3,515 कोरोना संक्रमितों में से 59 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना संक्रमण के 2,642 मामले सामने आए हैं। इनमें 61 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। यहाँ कोरोना प्रभावितों की संख्या 2,625 है। मध्य प्रदेश में 137 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु छठे स्थान पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,526 दर्ज की गई है। यहाँ मरने वालों की संख्या 28 है। 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ कोरोना संक्रमण के 2,211 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश 8वें स्थान पर है, जहां कोरोना संक्रमण के 1,463 मामले सामने आए हैं। इनमें 33 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पड़ोसी राज्य तेलंगाना 9वें स्थान पर है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,038 है, जहां पर 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 10वें स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 795 हो चुकी है। यहाँ 33 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 11वें नंबर पर जम्मू और कश्मीर है, जहां अब तक कोरोना संक्रमण के 639 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में मौत का आंकड़ा 8 पर है। इस सूची में 12वें नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 589 है, जहां 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लिस्ट में 13वें नंबर पर पंजाब है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 585 है, जबकि मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। केरल 14वें नंबर पर है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 498 हो गई है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 पर ही रुकी हुई है। 15वें नंबर पर बिहार है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 466 है। यहां पर मौत का आंकड़ा 2 पर ही टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था। सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यह करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत सेक्रेटरी लेवल के कई अन्य अफसर भी मौजूद रहे। रेड जोन में कंस्ट्रक्शन कार्य, मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग, बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट गतिविधियों के साथ अन्य
सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब के संचालन की भी अनुमति मिल गई है, लेकिन इनमें एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर की शर्त रखी गई है। ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की छूट भी होगी। 4 पहिया वाहन में केवल 2 यात्री सफ़र कर सकते हैं। ग्रीन जोन में यात्री बसों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। हालांकि बस में क्षमता से 50% कम यात्री ही सफ़र कर सकेंगे, यानी 100 की कैपेसिटी है तो 50 यात्री ही सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पहले की तरह लागू रखते हुए यात्रा कर सकेंगे। तो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तमाम रियायतें दी हैं और हॉट स्पॉट जो रेड जोन हैं वहाँ पर पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी, यानी संपूर्ण लॉकडाउन बना रहेगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर राज्य और जिले की स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित जिलों को अलग अलग जोन में बांटा है। इसके मुताबिक देश के 130 जिले रेड जोन में हैं, जबकि ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन के करीब 319 जिले हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जिनको पूर्णतया खोलने की सिफारिश की गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यानी बसों में 50% यात्री ही सवारी कर सकेंगे। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के राज्यों की अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। मंत्रालय ने संक्रमण की संख्या, डबलिंग रेट, रिकवरी रेट, टेस्ट और अन्य जरूरी पैरामीटर के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है। स्वास्थ्य विभाग की नई सूची के मुताबिक देश के 130 जिले रेड जोन में हैं। स्वास्थ्य विभाग की नई सूची में बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और वहां किस तरह की सख्ती बरती जाएगी। किसी जिले को तभी ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, राजस्थान के 8 और मध्य प्रदेश के 9 जिलों को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। इसी तरह बिहार के 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। वहीं असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सभी रेड और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो लॉकडाउन का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, कोरोना महामारी से लड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को जिस तरीके से अपने देश में लागू करके दिखाया, दुनिया के और देशों में इसकी मिसाल दी जा रही है। लेकिन लॉकडाउन लागू करते समय उन्होंने इसका एहसास किया था कि इसकी सबसे बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, और जाहिर सी बात है कि जो उनका अनुमान था वैसा कुछ हुआ भी है। जिस तरीके से देश आज आर्थिक मुश्किलों से लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसका हल एक ही है कि जिस तरीके से व्यवस्था को वापस पटरी पे लाया जाए, यानी कल कारखानों को खोला जाए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वापस काम से जोड़ा जाए, सभी लोग जो संपूर्ण लॉकडाउन से घरों में पूरी तरह से कैद हैं उनको काम के लिए आज़ाद किया जाए, वो अपने घरों से निकले, काम पर वापस लौटें, औद्योगिक गतिविधियां बहाल हो। और जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो यूनिकनेस है, जो विशेषता है, वो ये है कि हम कंज्यूमरिज्म यानी हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास खरीदने की क्षमता है, बाइंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी है। अब चूंकि इतनी बड़ी आबादी जब घरों में कैद होकर बैठ गई है तो जाहिर सी बात है कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, दुकानें बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद हैं, प्रोडक्शन बंद है, तो जो जहां है यथावत खड़ा हो गया है, तो अर्थव्यवस्था भी हमारी यथावत खड़ी हो गई है। जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को हल करने के लिए पहल सरकार को
करनी होगी। और आज एक अच्छी खबर ये आई है कि जिस तरीके से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है, उसमें करीब 319 जिले ग्रीन जोन में हैं, जहां पर कोई कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर रिपोर्ट भी हुआ है तो वहां पर कोरोना को सिरे से समाप्त कर दिया गया है। और ऑरेंज जोन में, जिनमें मॉडरेट सिचुएशन है, जहां पर एक आध दो केस होंगे लेकिन स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में होगी। और रेड जोन, जहां पर अभी भी केस पाए जा रहे हैं और अभी भी जहां पर इलाज चल रहा है और अभी भी संक्रमण की संभावना काफ़ी है, उन्हें रेड जोन में बांट के रखा गया है। और ग्रीन जोन में एक्टिविटी को चालू करने की सिफारिश की गई है। ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ एक्टिविटी चलाने की गाइडलाइन जारी की गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रवि मलिक, अर्थशास्त्री शरद कोहली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगता है शिव प्रताप शुक्ल जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, जब जुड़ेंगे तो ज़रूर हम उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन सुप्रिया जी, हम आपसे सवाल ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि आर्थिक कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। आज लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई है। 3 तारीख को 19 दिन का जो लॉकडाउन 2 है वो पूरा हो रहा है और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। आप पत्रकार भी रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और बिजनेस जर्नलिज्म से आप ज़्यादा जुड़ी रही हैं। आगे आने वाले दिन सबको दिख रहे हैं कि काफ़ी कठिन होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या मानती हैं कि सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए था, और क्या कुछ जो करना चाहिए था उस दिशा में अभी भी सरकार अपने को आगे बढ़ा करके निर्णय नहीं ले पा रही है? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहा है और आप लोग का सारा समूह बिल्कुल सकुशल और स्वस्थ होगा। मेरा ये मानना है कि ये सब जानते थे कि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा भी करी तो सारे देश ने एक साथ जुटकर, जी, लगता है हर व्यक्ति ने दलगत राजनीति के ऊपर उठकर इसका समर्थन किया था। लॉकडाउन का समर्थन हुआ था, लोगों ने इसका शिद्दत से पालन किया। मैं 2 पॉइंट बोलूंगी और आपने सही कहा, मैं अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से जानती और समझती हूँ। मैं 2 चीजें, लॉकडाउन अकेले मात्र सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल अकेले होना उपाय नहीं है। उतनी ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन होना उपाय है। उतनी टेस्टिंग और ट्रेसिंग हमने नहीं करी, पहली हमारी ये बात है। दूसरी हमारी बात ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। एक कोर सेक्टर डेटा होता है जो आईआईपी का करीब 40% होता है, वो गिरा ही नहीं है, वो नेगेटिव में चला गया 6% से ज्यादा। तमाम लोगों की, पीएमआई का कहना है कि कम से कम नहीं तो 16 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, 47 करोड़ लोग उसमें से कोई भी काम काज करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। उसमें से 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां तमामों फैक्ट्री, तमामों कारखाने, तमामों उद्योग बंद हो चुके हैं। तो सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा जीवन यापन पर, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे उन उद्योगों को चलाया जाए, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जाए। सुप्रिया जी, एक सवाल और ले रहा हूं आपसे। जिस तरीके से विप्रो के चेयरमैन नारायण मूर्ति एक केवल उद्योगपति ही नहीं हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, विचारक भी हैं और उनकी एक अलग छवि है। कल इकोनॉमिक टाइम्स अखबार आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोरोना से तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है नुकसान नहीं होने वाला इस देश में, लेकिन लगता है कि भूखमरी से बहुत ज़्यादा लोग मर जाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही होगी? आपने बात को बिल्कुल सही पकड़ा है। इन्फोसिस के हैं नारायण मूर्ति जी, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना से तो कम मौतें होंगी, भूखमरी से। जी, क्षमा चाहता हूँ, इन्फोसिस के चेयरमैन है, मेरे मुंह से गलत से निकला है, विप्रो इन्फोसिस के चेयरमैन है। बिल्कुल, हम सबने टेलीविजन चुनाव किया है जी। तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। और ऐसा ना हो कि जीवन बचाने के चक्कर में जीवन यापन ऐसा ध्वस्त हो जाए
कि हमारे लोग वाकई में भुखमरी से मर जाए। आज भी ऐसी खबरें तमाम प्रदेशों से आ रही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र महाराजगंज है, जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है, अनाज खरीदने के लिए साधन नहीं है, लोगों के पास अनाज की कमी है। जरूरी है कि सरकार उस कमी को पूरा करे, जरूरी है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ज्यादा पैसे दे। सरकार संकीर्णता क्यों दिखा रही है, ये मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। इस समय जरूरत है दरियादिली दिखाने की, इस समय जरूरत है खर्च करने की। फिस्कल डेफिसिट जब समय आएगा हम उसको ठीक कर लेंगे। आज समय है कि सरकार बढ़ के खर्चा करे। 0.8% जीडीपी से हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, लोग भूख से मर रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कहा है वो लोगों की सैलरी कम करेंगे। तो देखिए किस तरह का प्रभाव उद्योगों पर, लोगों के वेतन पर और नौकरियों पर पड़ रहा है। सरकार के सपोर्ट की इस समय पड़ना आवश्यकता है। सुप्रिया जी आपसे चर्चा काफ़ी अच्छी आगे बढ़ रही है। आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, बिजनेस चैनलों के लिए आपने काम किया है, समझती भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरीके से 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, 9 करोड़ घुमंतू जातियां हैं जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरह ही घूमती रहती हैं, काम करती रहती हैं अलग अलग साइट्स पे। अगर इन लोगों की जो आमदनी है वो जीरो हो जाएगी, साथ ही साथ इन लोगों के जरिए जो आमदनी पैदा करने वाले लोग हैं एमएसएमई के, उनकी आमदनी जीरो हो जाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो यूनिकनेस है कि जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, अगर वो जीरो हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि हम कितने साल पीछे चले जाएंगे? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप सबसे मूल और अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं। आज आपके दर्शकों को यह समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश तो नहीं चलती है, वो उपभोग से चलती है। हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। कंजम्पशन हमारी जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। उस डिमांड को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। डिमांड होगी तो फैक्ट्रियां ज्यादा काम करेंगी, ज्यादा उपभोग के लिए सामान बनाएंगी, नौकरियां बनाएंगी, निवेश होगा और फिर से डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। वो वर्चुअल साइकिल जो है उसकी जरूरत है। तमाम एजेंसीज ने, और ये मेरा कहना नहीं है, IMF जैसी एजेंसीज ने, बार्कलेज ने, गोल्डमैन सैक्स ने हमारी अर्थव्यवस्था की जो दर है ग्रोथ की उसको 2% से नीचे कर दिया, कुछ ने तो शून्य कर दिया है। बार्कलेज ने शून्य किया है। आपके दर्शकों के सामने कहना चाहूंगी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े ग्रुप ने पिछले 1 महीने में एक भी व्हीकल पूरे देश में नहीं बेची है। उपभोग का ये आलम है, न रूरल एरियाज में न अर्बन एरियाज में। तो जरूरी है समझना कि कितना भयावह हो सकता है ये दृश्य हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। सुप्रिया जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। नारायण मूर्ति जी ने जो कहा था उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहता हूं, हम लोग भी देख लेते हैं। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के खिलाफ कई अहम आवाजें भी मुखर हो रही हैं। इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने पर कोरोना से ज़्यादा लोग तो भूख से मर जाएंगे। कारोबार और रोजगार के लिहाज से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि भारत लंबे वक्त तक लॉकडाउन की स्थिति को झेलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो भारत में कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा मौतें भूख से होने लगेंगी। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की तुलना में भारत में कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या काफी कम है। साथ ही वायरस से मरने वालों की दर महज 2.25 से 0.50% है। भारत में वायरस के फैलने की रफ्तार भी काफी कम रही है। A very important issue that is very pleasantly surprising. The deaths due to corona in India is about 0.25% or 0.5% of the deaths due to corona in the developed nations when you compare our population. नारायण मूर्ति ने कहा है कि अब लोगों को काम पर लौटना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना वायरस एक नए तरह का सामान्य सा वायरस है। उन्होंने कहा कि सरकार को इमोशनल होकर फैसले लेने से बचना चाहिए। जब भारत में साल भर में 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है तो पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस से होने वाली 1000 मौतें कम लगने लगती हैं।
मूर्ति ने कहा कि भारत में करीब 190 मिलियन लोग अस्थायी सेक्टर और स्वरोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने की वजह से ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। लॉकडाउन से कारोबारियों का रेवेन्यू 15 से 20% घट सकता है, जबकि इससे सरकार को मिलने वाले टैक्स और जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी आएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल भारत की विकास दर को घटाकर 1.9% कर दिया है, जो कि पहले 4.5% अनुमानित थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में करीब 160 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की बात कही है। इसमें सबसे ज्यादा लोग भारत में होंगे। लॉकडाउन की वजह से होटल, पर्यटन, एविएशन समेत असंगठित और संगठित क्षेत्र की तमाम इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हो रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक अगर अगले कुछ और महीनों तक लॉकडाउन लागू रहता है तो 10 में से 4 रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन के पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था और इसमें 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन मौजूदा लॉकडाउन से रेस्टोरेंट बिजनेस में करीब 70% की गिरावट आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा एन नारायण मूर्ति ने कहा कि 90 लाख लोग हिंदुस्तान में अलग अलग बीमारियों से अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में 136 करोड़ की आबादी वाले देश में 1000 या 1100 लोग, आज का जो डेटा है, अगर कोरोना से मर जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इमोशनल होकर फैसले न ले। ये समझे सरकार कि अगर लोग पूरी तरीके से घरों में अगर बैठ गए या उनको बिठा दिया गया तो भूख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। ये स्थिति हमारे सामने है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिस रिपोर्ट ने ये बताया था कि करीब 49 करोड़ लोग 30 रुपए से 50 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं और अगर अपने जीवन में वो एक बार कभी बीमार पड़ते हैं तो कम से कम 5 साल तक वो कर्जे में रहते हैं और अगर घर में एक कोई शादी या ब्याह निपटाते हैं तो कम से कम 10 साल तक उन्हें वो कर्ज चुकाना पड़ता है। जिस देश में इतनी दुश्वारियां हो और इस तरह की इतनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो, जिसके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं हो, कोई पक्का रोजगार न हो, कोई पक्का गारंटी न हो, वैसे देश में अगर कोरोना महामारी के चलते रीजन बहुत ही मजबूत है, इसका पूरा आधार है सरकार ने जीवन रक्षा के लिए ही निर्णय लिया है। मैं सवाल श्री प्रकाश शुक्ला जी से ले रहा हूँ, आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। आज लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई जिसमें ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायत, कुछ शर्तों के साथ बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने का प्रयास किया गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौतियां ही हैं। आपको नहीं लगता कि इस 40 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन में हमारा देश एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरा है और हमारी क्षमता, हमारी कुवत भी हमें पता चली है और हम आगे कितना कुछ कर सकते हैं इसका भी हमें अनुमान हुआ है और 40 दिन ही हमारे ऊपर कितने भारी पड़ गए इसका भी सर हमें अनुमान हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार अगर पूरे तरीके से अगर नारायण मूर्ति की बात मानते हुए ओपन करती है कि भाई लोग काम धंधे पर लौटें और कोरोना के साथ जीना सीख लें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कोरोना उतना प्रलयंकारी नहीं है जितना अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए था या ईरान के लिए था, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या मुश्किलें हैं जिस तरीके से सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत निर्णय तो लिया है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसे ठीक से बयां भी नहीं किया जा सकता? देखिए उपेंद्र जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो आपने तुलना किया है यूरोपीय यूनियन का और भारत का, है दोनों में अंतर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौतें ये 2 प्रकार की होती हैं। मैं नारायण मूर्ति जी के इस बात से सहमत हूँ कि अनेक मौतें भारत में हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये पूरे विश्व देख रहा है कि कोरोना से जो है
मौतें हो रही हैं, भारत में कम है, ये भी सही है। और यह इस नाते है कि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन को लेने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। यह एक साहसिक निर्णय था जिसके आधार पर पूरे देश की जनता ने इसको सराहा। आज आपने जिस इकोनॉमी की बात कही है, हर समय लोगों की मौत से लेकर के, इस बीमारी से लेकर के इकोनॉमी पर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ बैठा करते हैं, आर्थिक मामलों के सलाहकार के साथ बैठा करते हैं। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं भारत के अर्थव्यवस्था से पूरी तौर पर यह मान करके चलता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, हम उसको सुदृढ़ कर लेंगे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके प्रति देश के लोगों का विश्वास ही नहीं, बल्कि उनकी एक एक बातों पर लोग ध्यान देकर के उसको मानने के तैयार होते हैं। देखिए, उसमें तो किसी को संदेह नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए और बहुत खूबसूरती से जनमत संग्रह करके दिखा दिया कि पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि विपक्ष भी उनके साथ है। इसमें तो उनको कोई चैलेंज और चुनौती देने का साहस कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इंसान हैं, कोई सुपर मानव नहीं है, वो भी सुपर ह्यूमन नहीं है। खुद भी कहते हैं कि मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं भी एक आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं। वो इतने विनम्र हैं, कई बार मैंने कहते हुए सुना भी है उनको। लेकिन जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इस बात को उन्होंने स्वयं माना था जब पहला लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया था कि इसकी बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, आज अगर हम चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी तुलना करें, चीन अकेले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का जो है 25% हिस्सा खरीदे हुए बैठा है। चीन आज इस हैसियत में है कि अगर वो जो ट्रेजरी बॉन्ड $1.09 ट्रिलियन का ट्रेजरी बॉन्ड अगर वो मार्केट में बेच दे तो आज डॉलर जो है क्रैश कर जाएगा। जापान $1.27 ट्रिलियन का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे बैठा है। अगर जापान आज बेच दे, जो हिंदुस्तान के सामने बहुत छोटा सा देश है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया सिर्फ 3% प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान पर आश्रित रहती है, जबकि चीन 28.8%, 28.8% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन अकेले करता है। अमेरिका 16.60 यानी 16.6% प्रोडक्शन अमेरिका अकेले करता है। जापान जो है 7.2% प्रोडक्शन अकेले करता है। जर्मनी 5.8% प्रोडक्शन अकेले करता है। दक्षिणी कोरिया बहुत छोटा सा देश है, जापान बहुत छोटा सा देश है। ये वो देश हैं जो अपनी छोटी आबादी, छोटे क्षेत्रफल में हिंदुस्तान से कहीं बहुत ज़्यादा आगे खड़े हैं। और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो चैलेंज हमने लिया है, मुझे नहीं लगता कि 2024 तक वो चैलेंज हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने उस पूरे विजन को बहुत गहरे में प्रभावित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब $5 ट्रिलियन की बात आई थी जी, तो एक कोरोना की बात नहीं थी, पूरे विश्व की मंदी की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं हम थी। अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पर बढ़ा रहे थे और ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक ग्रोइंग जो इकोनॉमी के आधार पर है जी। आज जो हमारे सामने यह विषय आया तो प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहा था, जान और जहान। आपको ध्यान होगा कि मन की बात में भी उन्होंने इस बात को कहा था और लॉकडाउन 2 जारी करते समय भी ये कहा था कि जान और जहान। तो जान को बचाना भी जरूरी है और जान के आधार पर फिर जहान को भी बचाने की जरूरत है। तो जहान का मतलब हो अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ करें, ठीक करें। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो भी डगमगाने की स्थिति हो रही है, फिर भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा, उपेंद्र जी आपको ध्यान होगा, बचत के आधार पर रही है। बिल्कुल। यूरोपीय अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं रही है। इसी नाते हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी
स्थिर की स्थिति में है। हम ये मान करके चलते हैं कि 5 ट्रिलियन जाल मान लीजिए 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में होगा, लेकिन होगा, क्योंकि चीन पर जिस तरह से विश्व समुदाय का अविश्वास बढ़ रहा है। सर सुप्रिया जी भारत वो ऐसा देश है जिस पर विश्व की निगाह आएगी। सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी बात ले लेते हैं सर, फिर आपके पास जरूर लौटेंगे। सुप्रिया जी आप बताएं। शिव प्रताप शुक्ला जी मेरे बड़े हैं, हमारे एक ही तरफ से हैं, गोरखपुर से हैं, हमारे पुराने संबंध है, तो मैं उनको तो नमस्कार करती हूँ। मैं इसको दलगत राजनीति के रूप में ना देखा जाए, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की समझ रखती हूँ, तो एक बात का जिक्र करना जरूरी है यहाँ पर। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कोरोना का, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बाकी विश्व की तुलना में कोरोना के पहले हमारी अर्थव्यवस्था काफी चौपट ऑलरेडी थी। हम बहुत वीक थे, हमारा जो बेरोजगारी की दर है वो 47 साल में सबसे ऊपर थी, हमारा निवेश बहुत कमजोर था। इन बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी बड़ा पड़ रहा है। मेरा शुक्ला जी के माध्यम से सरकार से सिर्फ एक ही आग्रह है कि आपने लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाया है और अब आपको लोगों के पॉकेट में, लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालना जरूरी है, क्योंकि जितना जरूरी जीवन है उतना ही जरूरी जीवन यापन है। आपको क्या दिक्कत है? 77 मिलियन टन आपके पास अनाज पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आप यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम को? 11 करोड़ लोग आज भी पीडीएस सिस्टम से बाहर है, क्यों नहीं उनको आप 10 किलो अनाज, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल दे रहे हैं? ये सारी बातें दलगत राजनीति के ऊपर सकारात्मक रूप से होनी ही चाहिए, तभी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। सुप्रिया जी, अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आप पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी की भी बातें सुन रहे थे, सुप्रिया जी की भी बातें आपने सुनी। आपको नहीं लगता कि सरकार को फौरी तौर पे जो एक्शन लेना चाहिए कि लोगों की जो परचेजिंग पावर जीरो हो गई है और उद्योग धंधे जो ठप पड़ गए हैं, उनको किसी भी तरीके से जो भी वाया मीडिया हो सकता है उसके जरिए तुरंत पैसा पंप इन करना चाहिए, एमएसएमईज को फंड अवेलेबल कराना चाहिए और जो ग्रीन जोन में जो जिले हैं उनको तत्काल प्रभाव से 24/7 खोल देना चाहिए और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है इस उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की। देखिए उपेंद्र, मैंने शुरू से एक बात पे बोला है कि आप लॉकडाउन बहुत अच्छा है। आप लॉकडाउन को अगर सफल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से, जो लॉकडाउन का निर्णय पूरी दुनिया ले रही है, वो भारत ने नहीं लिया है, पर पूरी तरह से सफल ये होगा जब आर्थिक दृष्टिकोण पे पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। अगर केवल और केवल जान पे ध्यान दिया जाएगा तो वो दवाई जो है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये बात नारायण मूर्ति जी ने कही है। एक एक दिन लॉकडाउन का, उपेंद्र, जो है एक एक दिन, मैं अर्थशास्त्री हूं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और ये जो भी आंकड़ों को समझता है वो ये कहेगा। आज के डेट में, आज मैं बात कर रहा हूं जबकि 40% के करीब अर्थव्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था चल रही है, शहर से बाहर फैक्ट्रियां चल रही हैं, जरूरी सामान चल रहा है। प्रतिदिन जो कॉस्ट है लॉकडाउन की, एक दिन की कॉस्ट करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की है। तो अगर हम इस लॉकडाउन में हम 40 दिन में हम ये 17 मई तक का जो टाइम है वो और जोड़ दें, करीब करीब 55 दिन का हो जाता है जी। अगर आप 55 दिन की अर्थव्यवस्था की पूरी कॉस्ट निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली उपेंद्र 20 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था गायब हो जाएगी इस लॉकडाउन के बाद। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को जो आर्थिक पैकेज है, जो स्टिमुलस पैकेज आज तक 1,70,000 करोड़ का आया, शुरू में आया और बड़ा स्वागत हुआ उसका, गरीबों को खाना बांटा गया, 500-500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, 5-5 किलो 80 करोड़ लोगों को खाना बांटा गया। पर उसके बाद अब बहुत हफ्ते हो चुके हैं, सिवाय रिजर्व बैंक ने जो लिक्विडिटी से आधारित कदम लिए उनका भी स्वागत है, पर मैं समझता हूं आरबीआई ने कुछ हैवी लिफ्टिंग करी। आरबीआई 3 दफे सामने आया, परंतु अब सरकार को, मेरे हिसाब से, मेरा पहले अनुमान था पहले लॉकडाउन में कि सरकार को 5% जीडीपी का
हमारी जीडीपी, शुक्ला जी बैठे हैं, वो वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, हमारी जीडीपी का साइज इस समय 210 लाख करोड़ का है उपेंद्र, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 210 लाख करोड़, उसका 10% होता है 20 लाख करोड़। मैंने शुरू में 10 लाख करोड़ बोला था, अब मेरा अपना मानना है कि इस समय कम से कम 20 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। आपने जितने नाम लिए थे, बिल्कुल सभी वो नाम है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, और सबसे बड़ी, अगर आप मुझे इस सारे लॉकडाउन को एक शब्द में बोलने को कहे तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मैं इसको एक शब्द में निचोड़ के ले आऊंगा। और बेरोजगारी के परिणाम क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, इसके लिए कोई अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी से आपकी डिमांड गिर जाती है, बेरोजगारी से सोशल अनरेस्ट भी फैलता है, बेरोजगारी से लोग भूखे भी मरते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस समय बिना विलंब किए, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, बिना विलंब किए आर्थिक पैकेज लाना चाहिए। तभी लोग घर में इस लॉकडाउन में, जो लोग रेड जोन में हैं, वो इस लॉकडाउन में शांति से घर बैठेंगे, इस उम्मीद में कि जब लॉकडाउन खुलेगा हमारे लिए एक आर्थिक पैकेज तैयार होगा। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, जिन लोग नौकरी करते हैं उसको ये डर नहीं रहेगा। एक एक दिन लोगों का उपेंद्र घर में बैठ के इस समय चिंता में कट रहा है। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, डॉक्टर मलिक मेरे साथ हैं, जितना मर्जी आप अपने को हॉबीज में लगा लीजिए, आप किचन में खाना बना लीजिए। हकीकत यह है कि जिन लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी है, जिनकी बचत इस समय खत्म हो चुकी है, 7 लाख से ज्यादा लोग उपेंद्र इस समय अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल चुके हैं जो सरकार ने छूट दी थी। ये इस बात को बता रहा है कि आपकी सेविंग्स, आपकी बचत इस समय धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो गरीब आदमी है उसके पास तो उपेंद्र बचत है ही नहीं, उसके तो घर में अनाज के जो कनस्तर हैं वो खाली हो चुके हैं। मैं समझता हूं सरकार को हमारी दरख्वास्त है आज इस हस्तक्षेप के माध्यम से, सहारा समय के माध्यम से, कि अगर शिव प्रताप शुक्ला जी इस बात को पावर कॉरिडोर्स नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा पाए कि आर्थिक पैकेज कृपया विलंब ना करें, वरना इसकी परमानेंट डैमेज हो जाएगी। ये डैमेज ऐसी होगी जिसका फिर पैकेज आने के बाद भी सुधार शायद ना किया जा सके। शरद जी, एक सवाल और, मैं आपसे बड़ा नेचुरली आपकी बात सुन के सवाल अराइज हो रहा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को एनलाइट किया, उनका ज्ञानवर्धन किया, बहुत सहज तरीके से बातें रखी और मुझे भी कई सारी बातें आपके बातों से पता चली। आपको क्या लगता है कि अखिल स्वामी जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आप जानते भी होंगे, उन्होंने सुझाव दिया था और उनका एक सुझाव सरकार ने माना भी कि भाई अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखना चाहते हो, तरलता बनाए रखना चाहते हो, तो अपने खर्चों में कटौती करो और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए काटो और राज्य सरकारों को भी ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जितने हमारे बड़े बड़े मठ और ट्रस्ट हैं जो बड़े बड़े मंदिरों का संचालन करते हैं, उन्हें अपार सोने का भंडार और जो है धन पड़ा हुआ है। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को पावर है कि ऐसे वक्त में उस पैसे को देश के विकास में लगाया जाए। ऐसी आपदा रोज रोज नहीं आती, आपदा काल है और उस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में तरलता को और बढ़िया से बनाए रखा जा सकता है। और पैसे की जरूरत है तो पैसा तो पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ, आप उसको इस्तेमाल करिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक पैसे का, ये जो आर्थिक पैकेज की मैंने बात करी उपेंद्र, अगर उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये अगर प्रश्न उठता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी, जिन मंदिरों के पास बहुत बड़ा धन पड़ा हुआ है, भगवान भी प्रसन्न तभी होंगे अगर वो पैसा गरीबों के काम में आएगा। वो भगवान ने पैसा खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। परंतु मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर धन चाहिए इस समय, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, मैं अर्थशास्त्री हूं, मैं बिल्कुल सटीक बात कहूंगा कि इस समय आपको हेलीकॉप्टर मनी जिसको कहते हैं, अगर आपको मॉनेटरी फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, अगर दर्शकों के लिए मैं सरल करके बताऊं कि अगर नोट छापने पड़ते हैं सरकार को, तो वो भी छापने चाहिए, क्योंकि आपको लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, तभी ये अर्थव्यवस्था दोबारा चलेगी। और नॉर्मली नोट छापने से क्या होता है उपेंद्र, के इन्फ्लेशन फैलता है, परंतु इन्फ्लेशन जब फैलता है, अगर डिमांड हो, इस समय डिमांड बिल्कुल जीरो है। मारुति, अच्छा एक सवाल शरद जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। पर मंथ जो हमारा ऑयल बिल था वो 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। अब चूंकि हमारी जो डिमांड है ऑयल को लेके, हमारी स्टोरेज पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जितनी गाड़ियां कंट्री में खड़ी हैं सबके टंकियों में तेल भरा हुआ है।
या पूरा नहीं भरा है तो आधा भरा हुआ है। जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अब हम स्टोर नहीं कर सकते। और जो तेल की कीमतों में पूरी दुनिया में जो गिरावट आई है, अब हमारी तेल लेने की क्षमता ही नहीं रही, अब हम खरीद ही नहीं रहे हैं। तो इस समय तो सरकार के पास वो पैसा भी बचा हुआ होगा। सरकार बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने में देरी क्यों कर रही है? क्या अप्रीहेंशन होगा? एक अर्थशास्त्री के नाते आप इसको बेहतर समझते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सरकार को, क्योंकि इस कुएं की, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, इस कुएं की गहराई का पता नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन, जैसा कि हमने देखा, लॉकडाउन टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। तो सरकार को क्योंकि गहराई का पता नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है सरकार ये सोच रही है कि अगर हमने अभी आर्थिक पैकेज अनाउंस कर दिया और ये लॉकडाउन हमें और 15 दिन बढ़ाना पड़ गया या और उससे आगे 2 हफ्ते पड़ गया, तो जो हमने आर्थिक पैकेज अनाउंस होगा वो फिर बेकार हो जाएगा। उसको एक ही बार में अनाउंस किया जाए। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि अगर धीरे धीरे भी आप अनाउंस करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कम से कम जो लोग घर बैठे हैं, जिनकी नौकरियां विशेष तौर पे जा रही हैं, अगर उनकी नौकरी इस आर्थिक पैकेज को लाने से बच जाती है, मैं समझता हूं उस पैकेज को मैं साकार मानूंगा। भले ही वो जमीनी तौर पे लॉकडाउन खोलने के बाद लाया जाएगा। तेल से ही केवल, उपेंद्र आपने तेल का जिक्र किया जी, तेल के बिल से कम 5 लाख करोड़ सरकार को बच रहा है। $70 से $20 आज तेल की प्राइस आ गई है। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, और WTI क्रूड की $15 आ गई है। 5 से 6 लाख करोड़ रुपया बच रहा है सरकार का। उसका भी प्रयोग आर्थिक पैकेज में किया जाना चाहिए, जो कि सरकार को फौरन लाना चाहिए। सर, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक काफ़ी देर से बैठे हुए, उनसे सीधा मैं सवाल ले रहा हूं कि डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि 40 दिन जब पूरे होने जा रहे हैं 3 मई को, तो हर्ड इम्यूनिटी जो है लोगों के बीच डेवलप हो चुकी होगी और सरकार को एक रिस्क लेना चाहिए और जितने उद्योग धंधे फैक्ट्रियों के मालिक हैं उन्हें स्पेशल डॉक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए। और जो फ्लू की, चूँकि सबको पता है कि कोरोना की कोई कारगर दवा या निश्चित दवा कुछ नहीं बन पाई है, तो जो इलाज, जिन दवाओं को हम फ्लू में खाते हैं, इन्फ्लुएंजा में खाते हैं, वायरल फीवर में खाते हैं, उन दवाओं का कम से कम 2 हफ्ते का डोज तैयार होना चाहिए। और जहां पर मैसिव प्रोडक्शन होता है, जिन सेक्टर में जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, कुछ इस तरह का बीच का रास्ता लेकर के एक रिस्क लेके खोल देना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके बड़े अच्छे पैनलिस्ट ने डिस्कशन में सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। सरकार को इकोनॉमिक पैकेज लेके आना चाहिए। जो लोग लॉकडाउन में बैठे हैं उनको कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, उनको खाने की कमी ना हो, ये सब चीज़ों से मैं एग्री करता हूं। पर जहां तक मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा देश ही बचा केवल इसलिए है पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में क्योंकि हमने अर्ली लॉकडाउन कर दिया था। आप देखिए दूसरे लोगों ने कितना बड़ा खामियाजा भुगता है लॉकडाउन ना करने के बाद में। अगर आप देखो, अगर आज हम अमेरिका की बात कर लें तो लगभग 62-63 हजार लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में पूरे विश्व में सिर्फ 53,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 53,000 की जी। तो इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो हम लोगों को लॉकडाउन का सम्मान करना चाहिए। लॉकडाउन को खोलने का डिसीजन जो है वो बहुत सारी चीजों को, डाटा को देखते हुए स्ट्रेटेजिक वे में हमारे को खोलना चाहिए। ये ना हो हम हबड़-दबड़ में एकदम से लॉकडाउन को खोल दे और उसके बाद दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। नंबर 1, अगर एक भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता है तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना पड़ता है। लगभग 6 हफ्ते के लिए वो काम से जाएगा, ये बड़ी क्लियर सी चीज है। क्वारंटीन में भी, आइसोलेट भी अपने आप को करेगा, बीमारी भी चलेगी, टेस्ट भी कराएगा, पैसा भी खर्च होगा। अगर एक भी मृत्यु हो जाती है परिवार में, मैं उसको लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहा हूं, अगर एक परिवार के एक अर्निंग मेंबर की भी मृत्यु हो जाती है तो आप देखिए इकोनॉमिक इफेक्ट्स कितने जबरदस्त पड़ेंगे उसके ऊपर। तो ये सब चीजों को हमारे को देखना बड़ा जरूरी है, और हमारे को ये देखना बड़ा जरूरी है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 2,35,000 लोगों की मौत, वर्ल्ड वॉर 2 में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। हम लगभग वो आंकड़ा भी पकड़ जाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद में ही। तो अगर इतनी ज्यादा मृत्यु हो रही है, सबसे बड़ी चीज हमें यह भी है कि अगर हम लॉकडाउन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बढ़ाते हैं और उससे हमें कोई फायदा होने वाला है, तो मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल सोचता हूं बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर हम लोगों को इकोनॉमिक लॉस
शायद 2 हफ्ते में इतना नहीं होगा। अगर ह्यूमन लॉस हो गया तो फिर वो इररिपेयरेबल होगा बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमी, जैसे कि मैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आपके साथ बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडर भी बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहा था, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि क्योंकि इकोनॉमिक्स की हालत बड़ी खराब हो रही है तो इसमें एनजीओज हो गए, गवर्नमेंट के लोग हो गए, इवन जो सिंपल हमारे साधारण सिटीजन हैं, जो सक्षम सिटीजन हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, जो होटल्स के ओनर्स हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो गरीब तबका है उसको खाने की कमी ना आने दें, उसकी खाने की पूर्ति करें और इधर कोरोना की फाइट भी चलाते रहें। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता हमें देखना बड़ा जरूरी है। ये भी ना हो कि हम हबड़ तबड़ में लॉकडाउन तोड़ दें और 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये त्रासदी फैलती है तो इकोनॉमिक्स की कमर टूट सकती है। अगर ये त्रासदी फैलती है तो हमारे को एक बड़ा ही विवेकशील ये डिसीजन लेना चाहिए, और ये विवेकशील डिसीजन भी डाटा के ऊपर लेना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लेना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लेना चाहिए, अपनी पब्लिक की जागरूकता के ऊपर लेना चाहिए। ये जब सारी चीजें हमारे इन प्लेस होती हैं तब हमारे को ये डिसीजन लेना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, लॉकडाउन जब भी खोलें तो मेरे हिसाब से फेजिक वे में खोलना चाहिए। जो रेड वाला जोन है उसका अलग पैमाना होगा, ऑरेंज का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, और फेजिक वे में खोलने के बाद में हमें जो है इसमें आगे चलना चाहिए ताकि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी मार ना पड़े। हमारी 2 लातें हैं, मैं मानता हूं, एक इकोनॉमी की और एक फाइनेंस की, दोनों लातें दुरुस्त होनी जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से अगर मुझे चॉइस करनी पड़े मैं हेल्थ को ज्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ रहती है तो इकोनॉमी देर सवेर हम कर लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारों को, राज्य सरकारों। डॉक्टर साहब हम आपके पास वापस लौटेंगे। हम सुप्रिया जी से सवाल ले रहे हैं। सुप्रिया जी, जिस तरीके से डॉक्टर शरद कोहली जी का कहना है कि हमारे देश के लोगों के बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट नामक बीमारी आने वाली है, जिस तरीके से लोगों के पॉकेट में अब पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर समाप्त होने वाली है, गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज देने में अगर देर करेगी तो कहीं परमानेंट देर ना हो जाए, ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं। क्योंकि अगर हम कंज्यूमर हैं, अगर अपने कंज्यूमर होने के गुण को ही खो देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम दोबारा खड़े कैसे होंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं शरद कोहली जी की बात से बिल्कुल वाकिया रखती हूँ कि हमें स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है। इस समय सरकार को कृपणता नहीं, उदारता दिखाने की जरूरत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए, लोगों को अनाज देना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट डॉक्टर मलिक जी की बात पर है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत एहतियातन खोलना चाहिए, बीमारी फैलनी नहीं चाहिए, लेकिन लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है, लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद क्वारंटीन करना पड़ेगा। आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते जाइए और अगर टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, अभी भी 40,000 से कम है, आप 100,000 तक अगर नहीं पहुंचेगा तो आपको पता कैसे चलेगा, आप डायनामिक जोनिंग कैसे करिएगा। मेरा एक ये कहना, और एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। शरद कोहली जी ने आरबीआई की हैवी लिफ्टिंग की बात करी थी। हाँ, आरबीआई ने तरलता और लिक्विडिटी लाने की बात करी है, बट ऐसे परिवेश में कौन लोन लेने जा रहा है, आप मुझे ये बताइए। लोगों को ये तो पता नहीं है कितनी सैलरी आएगी, 1/3 आएगी कि आधी आएगी, नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। इस समय जरूरत है कि गवर्नमेंट जो यूएस में हुआ है, बैकस्टॉपिंग ऑफ लोन्स करे। आप क्रेडिट गारंटी दीजिए, बैंक को आप बोल रहे हैं लोन दीजिए, कौन बैंकर लोन देगा, वो डरे हुए हैं एनपीए बन जाएगा। सरकार को जरूरी है कि सरकार बोले इस लोन की एमएसएमई को हम क्रेडिट गारंटी देते हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो हम बैंक को कॉम्पनसेट करेंगे। अगर बैकस्टॉपिंग ऑफ लोन नहीं होगा तो कोई बैंक लोन नहीं देगा, और जब तक लोन की अर्थव्यवस्था में फिर से ऑफटेक नहीं शुरू होगा, हम अर्थव्यवस्था। सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम शिव प्रताप शुक्ल जी से सवाल लेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सहारा न्यूज नेटवर्क दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का मुद्दा जोर शोर से उठाता रहा है। हस्तक्षेप में ही हमने कई बार दूर दराज फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की स्थिति देश के सामने रखी और विशेषज्ञों से इस बारे में राय मशवरा भी किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी हरकत में आई हैं और आज हैदराबाद से पहली ट्रेन 1225 मजदूरों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झारखंड के हटिया के लिए रवाना हो गई है। यही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि दिल्ली से आज 40 बसें कोटा भेजी गई हैं ताकि छात्रों को वापस लाया जा सके। इसके अलावा गुजरात में फंसे मछुआरों को लेकर 12 बसें आंध्र प्रदेश पहुंच गई हैं। उधर कई राज्यों ने मजदूरों को ले जाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। इन राज्यों में तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और बिहार शामिल हैं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन के इंतजाम किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मौत का आंकड़ा भले ही बढ़ता दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में ये काफी कम है। सरकार की सतर्कता और समय पर लिए फैसलों के अलावा देशवासियों के संयम की वजह से संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सका है और इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश के एक एक नागरिक से मन की बात और अपने संबोधनों के जरिए संपर्क बनाने का काम किया है, ब्रिज को जोड़े रखने का काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और एक एक लोग तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी अपना विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति जस का तस बनाए हुए हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत में कोरोना की रफ्तार सबसे धीमी रही है। कोरोना के केस के डबल होने की दर से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देश में 5 दिनों के भीतर 500 से 1000 केस आ चुके थे और इसके बाद 10 दिनों में इनकी संख्या 16 से 32,000 हुई। दूसरे देशों में यही ग्रोथ बेहद ही कम दिनों के भीतर हुई। अमेरिका में सिर्फ 2 दिनों के भीतर 32,000 लोग संक्रमित हो गए। इटली में 2 दिन तक 1000 मामले सामने आए थे, जो अगले 5 दिनों के भीतर 16,000 से 32,000 के बीच पहुंच गए। फ्रांस में भी 2 से 5 दिनों के भीतर संख्या 1000 से बढ़कर 32,000 हो गई। जर्मनी में शुरुआत के 3 दिनों के भीतर कोरोना मरीजों की संख्या 500 से 1000 हुई थी, जो अगले 4 दिनों के भीतर 32,000 तक पहुंच गई। स्पेन में भी यही आलम रहा। यहाँ 2 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 थी, जो अगले 4 दिनों के भीतर 32,000 तक पहुंच गई। लेकिन भारत में संक्रमण की दर काफी धीमी रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सरकार की तैयारियां और सतर्कता मानी जा रही है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या का अनुपात भी बेहद कम है। तमाम देशों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। भारत में जब कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 4067 थी, उस समय केवल 100 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि इटली में 3089 लोगों के बीच संक्रमण होने पर ही 100 लोगों की मौतें हो चुकी थी। इंग्लैंड में जब 2630 लोग प्रभावित थे, तो उस समय ही वहां 100 मौत हो चुकी थी। इसी तरह भारत में जब 15,712 लोग कोरोना से संक्रमित थे, तब तक सिर्फ 500 मौत ही दर्ज की गई थी, जबकि फ्रांस में 14,459 लोगों के प्रभावित होने पर ही 500 मौत हो चुकी थी और इटली में 10,149 लोगों के कोरोना प्रभावित होने पर 500 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह भारत में जब 31,332 लोग कोरोना से प्रभावित थे, तो 1000 मरीजों की मौतें हुई थी, जबकि फ्रांस में 22,304 संक्रमित लोगों में से 1000 मौतें हो चुकी थी। इटली में हालात और भी खराब थे।
यहाँ 15,113 संक्रमित लोगों में ही मौत का आंकड़ा 1000 पहुंच चुका था। इसी तरह इंग्लैंड में 17,089 और आयरलैंड में 18,184 लोगों के कोरोना प्रभावित होने पर ही 1,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस लिहाज से भारत में हालात काफी बेहतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। सीधे चलते हैं शिव प्रताप शुक्ल जी के पास, सवाल उनसे ले रहा हूं। सर, जो अर्थशास्त्री शरद कोहली जी का और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी का कहना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि हम उपभोक्तावाद में भरोसा रखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर आधारित नहीं है, क्योंकि हम पूरी दुनिया का सिर्फ 3% ही प्रोडक्शन करते हैं, यानी 3% के लिए दुनिया हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा, उनकी जेबें खाली हो जाएंगी, तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट न हो, बेरोजगारी न हो, उद्योग धंधे बंद न हो, इसके लिए पैकेज देने में जल्दबाजी क्यों नहीं दिखा रही है, जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले रही है? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं जी, कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी ने भी इक्का दुक्का छोड़ दिया है तो राजनीति करने का काम नहीं किया है। बिल्कुल, सभी लोग देश की समस्या मान करके उसके साथ जुटे हैं और प्रधानमंत्री और सेंटर के निर्णयों के साथ अपने को जोड़ने का काम किए हैं। आज 17 तक मई तक बढ़ाने की बात आई है और आपको ध्यान होगा कि इसके सबसे पहले नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 1 महीने बढ़ाया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री 17 तारीख तक पहले ही बढ़ा चुके हैं। 4 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों से बात किए हैं, समझे हैं, बूझे हैं, तब वो कह क्या है, कोई निर्णय उन्होंने राजनीति के आधार पर नहीं किया है। नंबर 1। नंबर 2, कार्ड होल्डर्स को हमेशा यहां राशन देने की बात थी। ये जो कहा जा रहा है ना, सबको राशन अब की देने का काम किया गया है, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी, क्योंकि आज उनकी आवश्यकता है। भारत सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम रखे रहेंगे अपने गोदामों में। आज निकाल करके राज्यों को दिया है और राज्यों से ये कहा है कि जो लोग भी भूखे हैं उनको दो। सामाजिक लोगों से भी अपील किया है, वो अभी इसके साथ लगे हैं और वो अभी इसको पूरा किए हैं। जहां तक पैकेज की बात है, अनेक मतलब 3 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लोगों को लिए अपने खजानों को वो किया है और ये भारत सरकार के आधार पर हुआ है। आज आगे यह मत सोचिए कि भारत सरकार उसको नहीं देगी। आज की हम भले ही सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन ये कहेंगे कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पर सुदृढ़ करना है तो एक बार एमएसएमई पर सभी को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ जिस प्रकार की ये है, एमएसएमई से ही यहाँ की देश की अर्थव्यवस्था को सुधार में लाने की स्थिति बनेगी। सर, बातें बहुत हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। 9 बज चुके हैं और हमारा शो अपनी समय सीमा पार कर चुका है। यहाँ चर्चा में भाग ले रहे सभी मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। हस्तक्षेप में आज इतना ही, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई से हारना नहीं है, नाउम्मीद नहीं होना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। हर रोज़ गिरकर भी हम मुकम्मल खड़े होते हैं। ऐ जिंदगी मेरे हौसले फिर से बड़े होते हैं। इसी के साथ हस्तक्षेप में इतना ही। सहारा प्रणाम।